हेलो, नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन की हमारी क्लासेस चल रही है और उसके अंतर्गत हमारा जो पहला सेगमेंट है, इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज़ है, वो देख रहे हैं और इसमें हमने कुछ बेसिक थ्योरी अभी तक देख ली है, रियलिज़्म, लिबरलिज़्म और मार्क्सिज़्म जैसे थ्योरीज़ हमने बात की अभी तक और इसी के अंतर्गत हमारा जो अभी थ्योरी चल रहा है, वो है क्रिटिकल थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर हमारी एक क्लास हो गई है, जिसके अंतर्गत हमने रॉबर्ट कॉक्स को देखा और उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज। ये हमारा सेकंड पार्ट है क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर और यदि आपने पहले के नहीं देखे तो उसको आप पहले देखिए और उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, तभी ये क्लास समझ में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं क्रिटिकल थ्योरी पार्ट सेकंड। एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट क्लास में, हालांकि मैंने आप सभी से कहा था कि आप मैसेज करना, आप बताना कि क्लास कैसे लगा, लेकिन आप तो बात सुनते नहीं हो। आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको तो सुनना नहीं है, वीडियो देख के चले जाना है। तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं दोगे कि कैसा लगा, तब तक कैसे पता चलेगा? ओके, तो इस बात का ध्यान रखा कीजिए, जब आपको कुछ बोला जाता है तो उसको मानना चाहिए आपको कि बोला है किसी ने, आपको जो पढ़ाते हैं उन्होंने कुछ बोला आपसे, तो उसको मानना चाहिए। ओके, यदि आप पढ़ रहे हो हमारे से तो आपको तो हमारी बात माननी पड़ेगी ना। अच्छा लगे या बुरा लगे, कम से कम रिप्लाई तो देना चाहिए, कम से कम बताना चाहिए एक बार के लिए कि क्लासेस ठीक लगी, अच्छा समझ में आ गया। बस इतना बोल देते तो अच्छा लगता है और बाकी कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। एक क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में कि ये कौन सी राजनीति होती है? इसका नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये मुक्तिकारी राजनीति कौन सी होती है? ओके, तो ये कौन सी राजनीति होती है? तो मुख्य रूप से हम बात करें तो दो प्रकार से पॉलिटिक्स हो सकती है। एक पॉलिटिक्स ऐसी हो सकती है कि हम दूसरे देशों के साथ में यदि संबंध बना रहे हैं तो हथियार खरीदने के लिए बना सकते हैं, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, यानी हमारी जो बाउंड्रीज है उसको सुरक्षित करने के लिए हम रिलेशन बना सकते हैं, या कोई अन्य प्रकार से जैसे नेशन स्टेट से जुड़ी हुई कोई रिलेशन हम बना सकते हैं, हथियारों के लिए हम रिलेशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति होती है वो क्लासिकल पॉलिटिक्स इसको हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से, और जब आधुनिक राज्य का प्रारंभ हुआ तब से ऐसी ही पॉलिटिक्स चली आ रही है। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल स्कॉलर है क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े, वो मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप राजनीति करते हो, दूसरे देशों के साथ में रिलेशन बनाते हो, इंटरनेशनल रिलेशन आप दूसरों के देशों के साथ में स्थापित करते हो, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए मानव की भलाई। आप दूसरे देशों के साथ में रिलेशन बनाते हो तो आपको भोजन मिलना चाहिए, आपको कम से कम खाने के लिए भोजन मिले, आपको रोटी कपड़ा मकान मिले या आपकी सुरक्षा हो। इस प्रकार से आपको रिलेशन बढ़ाने चाहिए जिससे मानव की सुरक्षा मैक्सिमम हो। ह्यूमन सिक्योरिटी की बात इसमें की जाती है कि आपकी जो राजनीति है उसका आधार मानव सुरक्षा होना चाहिए, ना कि राज्य सुरक्षा। और जो आप राज्य की सुरक्षा के लिए जो हथियार खरीदते हो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। आपको अपनी जो राजनीति है वो इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे मानव को, आपके देश के अंदर जो भी मानव रहते हैं उसका भलाई हो, और इस विश्व में जो भी मानव आपको दिखाई देता है सबका भलाई हो। इस प्रकार का पॉलिटिक्स यदि कोई करता है तो उसको हम कहते हैं मुक्तिकारी राजनीति। ओके, मानव के लिए काम किया जाता है, मानव की जो प्रॉब्लम होती है उसका समाधान करने के लिए यदि हम दूसरे देशों के साथ में रिलेशन बनाते हैं और दूसरे देश भी हमारे साथ में रिलेशन बनाते हैं, और उसका आधार होना चाहिए ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी एक मानव की जो भी समस्याएं हैं, आप अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम देखते हो, यदि उनका समाधान उससे राजनीति से किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं मुक्तिकारी राजनीति। तो ये समझ में आ गया होगा। एक सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये ग्रामसीवाद क्या होता है? तो ग्रामसीवाद तो हमने देख लिया कि जो ग्रामसी के जो विचार है उसी को हम ग्रामसीवाद कह सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है ये पूछना चाहिए था कि नव ग्रामसीवाद क्या है? तो हमने ग्रामसी देखा था, ग्रामसी के कुछ विचारों को हमने देखा, और यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत उनके विचारों को इंटरनेशनल रिलेशन में रॉबर्ट कॉक्स के द्वारा जब उनको विचारों को अप्लाई किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं नवग्रामसीवाद। ये सब मैंने आपको बता दिया था, केवल नाम नहीं बताया था कि ये क्या होता है। और सब जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने बता दिया। ग्राम्स्की का नाम पिछली क्लास में लिया था और रॉबर्ट कॉक्स का नाम भी लिया था पूरी क्लास के अंतर्गत। जो भी विचार देखे मैंने और आपने, जो भी विचार हमने पढ़े थे लास्ट क्लास के अंतर्गत, तो वो सभी ग्रामसी से जुड़े हुए थे। ग्रामसी से जुड़े हुए थे या हम कह सकते हैं न्यू मार्क्सिज्म से जुड़े हुए थे, क्योंकि न्यू मार्क्सिज्म का जब बेस ही ग्रामसी के विचारों में मिलता है, और जब ग्रामसी के विचारों को
इंटरनेशनल रिलेशन में अप्लाई किया जाता है रॉबर्ट कॉक्स के द्वारा, तो हम रॉबर्ट कॉक्स के जो विचार हैं, उन्हीं को हम नवग्रामसीवाद के नाम से जानते हैं और कुछ भी नहीं है, बस शब्दों का खेल है। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए और आपकी जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। बहुत कम शब्द हैं यहाँ पर, कम शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हो और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट का निर्माण कर सकते हो, यदि आप ठीक से पढ़ रहे हो। तो रॉबर्ट कॉक्स की हमने बात किया और आज की जो क्लास है वो हमारी इस बुक को समझना रहेगा। आज हम इस बुक को समझेंगे कि आखिर इसमें क्या लिखा गया है। बुक का नाम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये हमारी बुक है। आज इसी को हम समझेंगे आखिर इस बुक में क्या लिखा गया है। और ये बुक लिखी गई थी एंड्रयू लिंकलेटर। एंड्रू लिंकलेटर जो कि न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण स्कॉलर है। सबसे महत्वपूर्ण रॉबर्ट कॉक्स है और उनके बाद में हम एंड्रू लिंकलेटर का नाम लिख सकते हैं, जिन्होंने एक बहुत काम किया, अच्छा काम किया है। तो इस बुक को हम समझेंगे कि आखिर इस बुक में क्या लिखा गया है। इसके साथ में इनकी कुछ और भी किताबें इन्होंने लिखी है। द अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी 1996 के अंतर्गत ये बुक लिखी थी। ये भी इन्हीं का बुक है। एक दो किताबें और देख लीजिए एंड्रू लिंकलेटर की कौन सी किताबें। तो ये जो बुक है मैन एंड सिटीजन्स इन द थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी इन्हीं का है। और मैन एंड द सिटीजन बिटवीन रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ये भी इन्हीं का बुक है। तो ये 3 से 4 किताबें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उसी बुक को आज हम पढ़ेंगे। और हमारी जो क्लास है आज इसी के ऊपर रहेगी कि एंड्रू लिंकलेटर के द्वारा आखिर क्या कहा गया। तो इनके सामने प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर है या मार्क्सिज्म स्कॉलर है, वो व्यवस्था को एनालिसिस करते हैं। जो व्यवस्था चली आ रही है, पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसको एनालिसिस करेंगे सबसे पहले और उसके बाद में उसका समाधान भी वो देंगे। तो रॉबर्ट कॉक्स के अंतर्गत कुछ हमने बेसिक बात किया और रॉबर्ट कॉक्स के जो विचार थे, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है यहाँ पर एंड्रयू लिंकलेटर के द्वारा। तो यहाँ पर उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता है और जो सिस्टम चल रहा था, हमारा जो सिस्टम चल रहा था, ये जो वर्ल्ड सिस्टम चल रहा था, उसको एनालिसिस करते हैं और उसमें जो-जो प्रॉब्लम है, उसको हाइलाइट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले वो तो बताएँगे कि इस विश्व के अंतर्गत कौन-कौन सी प्रॉब्लम है, आखिर इस विश्व की प्रॉब्लम क्या है? फिर वो अपना कॉन्सेप्ट देंगे, इस विश्व को समझेंगे सबसे पहले तो। पहले तो प्रॉब्लम बताएँगे और प्रॉब्लम वो कब बताएँगे? जब इस विश्व को समझेंगे कि आखिर इस विश्व में क्या चल रहा है और लास्ट में अपना कॉन्सेप्ट देंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी का। ओके, तो अभी 3 पॉइंट पर हमें बात करनी होगी सेपरेटली, हम सब पे बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कौन-कौन सी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को यदि आपको जानना है तो एंड्रू लिंकलेटर इसमें सबसे पहले इस विश्व व्यवस्था को समझेंगे, आखिर ये विश्व व्यवस्था आखिर है क्या? और जो भी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है उसका कारण क्या है, वो कारण जानने का प्रयास करेंगे और फिर वो बताएँगे कि आखिर इस व्यवस्था को हम चेंज कैसे कर सकें और हमें किस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना है। तो किस प्रकार की एक नई व्यवस्था का हम निर्माण कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा, इसको हमें समझना है कि प्रॉब्लम कौन-कौन सी है। तो वो मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम बताते हैं, वो एक तो नेशन स्टेट को ही प्रॉब्लम बता देते हैं। जो राष्ट्र राज्य है वो ही अपने आप में प्रॉब्लम है और नेशनलिज्म है, नेशन स्टेट है, वो अपने आप में प्रॉब्लम है और वो कहते हैं आज तक जो भी आपको समस्याएँ दिखाई देती है, उनके पीछे नेशन स्टेट ही ज़िम्मेदार है। और इसके साथ में ही हम देखेंगे सिटीजनशिप किस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस एनवायरनमेंट में, हमारा जो वर्ल्ड सिस्टम का एनवायरनमेंट है, इसमें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जो रीजनलिज्म है, जो क्षेत्रीयतावाद है, वो किस प्रकार से समस्या को बढ़ाता है। इस वर्ल्ड सिस्टम में जो समस्याएँ हैं, उनके पीछे कारण यही है, रीजनलिज्म है, सिटीजनशिप है, नेशन स्टेट है, नेशनलिज्म है। यही अवधारणाएँ हैं जो कि मानव की समस्या को बढ़ाता है। मानव की जो भी आपको समस्याएँ दिखाई देती है, उनके पीछे यही कारण है और फिर वो इसका आंसर देंगे यहाँ पर कि इनका समाधान कैसे किया जाए और समाधान में वो अपना आंसर देंगे और एक कॉन्सेप्ट देंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी का वो सॉल्यूशन के रूप में अपना कॉन्सेप्ट देंगे। तो एक-एक करके समझते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है।
बेसिक से शुरू करेंगे एकदम। 17th सेंचुरी में आपको लेके जाएँगे और 17th सेंचुरी में इसी बुक में भी वो ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले 17th सेंचुरी की प्रॉब्लम बताएँगे और कैसे-कैसे वर्ल्ड सिस्टम आगे बढ़ता है, उसको भी वो बताएँगे। तो हम भी वैसे ही आगे चलते हैं जैसा इस बुक में बताया गया है। तो पहले वो इस कॉन्सेप्ट को बताएँगे कि नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, फिर वो बताएँगे कि इससे कौन-कौन सी प्रॉब्लम आई। तो उसी प्रकार से आप समझते जाइए। बात करते हैं एक स्टेट की। एक स्टेट क्या होता है? जब वो कह रहे हैं कि नेशन स्टेट ही हमारी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले समझ तो लें आखिर होता क्या है नेशन स्टेट, उसके बाद में ही हम प्रॉब्लम पर बात करेंगे। तो नेशन स्टेट को समझिए कि क्या होता है। तो पहले हमारे पास में एक शब्द है स्टेट। स्टेट से आप क्या समझते हो? एक राज्य को आप राज्य किसको बोलते हो? एक राज्य के अंतर्गत पॉपुलेशन होनी चाहिए, कुछ जनसंख्या रहनी चाहिए और जनसंख्या कहाँ रहेगी? एक क्षेत्र उनके पास में रहेगा, उन पर कंट्रोल करने के लिए एक सरकार चाहिए और निर्णय लेने की सर्वोच्च क्षमता भी उनके पास में होनी चाहिए उस सरकार के पास में। तो संप्रभुता सरकारें और एक फिक्स टेरिटरी हो गया, एक भूभाग हो गया और एक हो गया जनसंख्या। इन सब से मिलकर बनता है एक राज्य। तो भारत क्या है? एक राज्य है। ये बात क्लियर है ना? राज्य किससे बनता है? जनसंख्या से बनता है, एक फिक्स टेरिटरी आपको चाहिए, वहाँ के लिए आपको कुछ सरकार चाहिए शासन करने के लिए और सरकार के पास में ये अधिकार होना चाहिए कि वो डिसीज़न ले सकें कि एक देश के अंतर्गत हमें क्या करना है और दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार से रिलेशन हमें बनाना है। तो इसमें उनके पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं सॉवरेनिटी। तो इस प्रकार से एक राज्य का निर्माण होता है। तो फिर स्टेट क्या होता है? सॉरी नेशन क्या होता है? स्टेट की हमने बात किया। फिर नेशन क्या होगा? तो एक फिक्स बाउंड्री हो गई और उसके अंतर्गत जो लोग रहते हैं, उनके मन में किसी विचार को लेके, किसी धर्म को लेके, किसी जाति को आधार बनाते हुए, किसी आइडियोलॉजी को या किसी भाषा, तो इनके आधार पर, किसी के भी आधार पर जब एक बाउंड्री में रहने वाले लोग अपने आप को एक समझने लग जाएँ और कहें कि हम सभी एक हैं, हमें एक जगह रहना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं नेशन। ओके, तो एक स्टेट हो गया, स्टेट की ये बाउंड्री हो गई और इसी बाउंड्री के अंतर्गत यदि कुछ लोग रहते हैं और वो अपने आप को एक मानना शुरू कर देते हैं कि हमारी भाषा एक है, हमारी जाति एक है, हमारी धर्म एक है या हमारी संस्कृति एक है या हमारा कोई ब्लड रिलेशन एक जैसा है, तो इस आधार पर जब एक मानना शुरू कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं नेशन स्टेट। उसी को हम नेशन स्टेट कहते हैं और इस प्रकार की जो अवधारणा है, सबसे पहले सबसे पहले आती है 1648 के अंतर्गत। 1648 के अंतर्गत इस प्रकार की अवधारणा यूरोप के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन यही है नेशन स्टेट की जो अवधारणा है, वो सबसे पहले वेस्टफिलिया संधि से आती है और ये वेस्टफिलिया संधि हुई थी 1648 के अंतर्गत और इसी वेस्टफिलिया से आधुनिक राज्य व्यवस्था प्रारंभ हुई और जब से आधुनिक राज्य व्यवस्था प्रारंभ हुई, उसी के कारण वर्तमान की जो समस्याएँ हैं, वो आई है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो फिर से रीथिंकिंग करते हैं, एक बार सोचने का काम करते हैं कि आखिर इस व्यवस्था में किस प्रकार से काम होता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है और जब प्रॉब्लम चल जाएगी तो हम समाधान भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम हम देखेंगे, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन कर पाएँगे। तो ये जो वेस्टफिलिया संधि हुई और वहीं पर आधुनिक राज्य का निर्माण हुआ, यानी जो हमने स्टेट और नेशन स्टेट देखा, वो यहीं पर आता है 1648 के अंतर्गत। वेस्टफिलिया संधि हुई और इसमें ये डिसाइड किया गया कि सभी राज्यों के पास में सॉवरेनिटी होगी। ओके, सभी राज्यों के पास में संप्रभुता होगी। एक राज्य अपने देश के अंतर्गत किस प्रकार की नीतियाँ बनाएगा और दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार की नीतियाँ बनाएगा, इस प्रकार की नीतियाँ बनाने में वह स्वतंत्र रहेगा, उसी को हम कहते हैं संप्रभुता। तो डिसीज़न लेने की जो प्रोसेस है उसमें वो स्वतंत्र होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सरकारें डिसाइड करेगी। तो पहला पॉइंट है आधुनिक राज्य व्यवस्था में क्या क्या आया हमारे पास में? हमारे पास में आया संप्रभुता। दूसरा पॉइंट आया इक्वल स्टेटस। इक्वल स्टेटस भी आया। पहले क्या होता था, जो रोमन साम्राज्य होता था वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था और जो अलग जो दूसरे बच के वो कमजोर उनको समझा जाता था कि इनका जो स्टेटस है वो कमजोर है। जैसे भारत की हम बात करें तो जो ब्राह्मण होते थे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे।
ओके। और जो दूसरे हो गए वैसे हो गए, चूज़र हो गए, उनको थोड़ा कमज़ोर समझा जाता था, नीच उनको समझा जाता था। उसी प्रकार से पहले भी यूरोप के अंतर्गत भी ऐसा ही था और पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत ऐसा ही था। जो रोमन साम्राज्य थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया 1648 में मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें इक्वल स्टेटस दिया गया कि सभी राज्य बराबर है, सभी राज्य बराबर है। तो ये मान्यता आई इसी आधुनिक राज्य के अंतर्गत। तीसरा आया नेशनलिज़्म। जो नेशन है, नेशन का आधार नेशनलिज्म है। जैसे मैंने अभी एक डेफिनेशन आपको दिया था, एक फिक्स बाउंड्री में रहने वाले लोग किसी भाषा, जाति, धर्म के आधार पर या किसी विश्वास के आधार पर अपने आप को एक मानने लग जाएँ और फिर कहें कि हमारी भाषा सबसे अच्छी है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। जब वो ऐसा कहना लग जाएँ और अपने आप को एक बाउंड्री के अंतर्गत फिक्स कर लें, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा उसी को कहते हैं। और जैसे-जैसे मॉडर्न स्टेट आगे बढ़ता है वैसे-वैसे नेशनलिज्म की अवधारणा भी आगे बढ़ती है। 1789 का जो फ्रांस की क्रांति होती है, वहाँ भी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है यूरोप के अंतर्गत। तो ये भी मॉडर्न स्टेट का एक विशेषता हो गई। इसके अलावा पावर की बात करते हैं, आधुनिक जो राज्य हैं वो शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं कि हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति की बात इनके द्वारा की जाती है। तो ये होता है 4 पॉइंट्स आप शामिल कर सकते हो। कोई आपसे पूछे कि क्या होता है मॉडर्न स्टेट? क्या होता है मॉडर्न स्टेट? तो आप कहोगे कि ये वेस्टफालिया ट्रीटी के द्वारा आया था 1648 के अंतर्गत, जिसमें संप्रभुता आया, इक्वल स्टेटस की इसमें बात की गई, राष्ट्रीयता की बात की गई और प्रत्येक राज्य पावर को मैक्सिमम करने का प्रयास अब करेगा। ऐसी-ऐसी बातें इसमें की जाती है। तो ये था मॉडर्न स्टेट जो कि 1648 से डेवलपमेंट होता है इनका, धीरे-धीरे यूरोप के अंतर्गत इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये था नेशन स्टेट। आगे देखते हैं। जब ये नेशन स्टेट बन गया, तो नेशन स्टेट ये बन गया और इन्होंने अपनी एक बाउंड्री फिक्स कर ली और इसके अंतर्गत जो लोग रहेंगे, उनको लीगल स्टेटस उनको दे दिया गया कि ये हमारे नागरिक है। ओके? तो इस बाउंड्री के अंतर्गत जो लोग थे, उनको नागरिकता दे दी गई कि आप हमारे हो, आप हमारे हो। इस प्रकार से उनको सिटीज़नशिप दे दी जाती है, एक बाउंड्री के अंतर्गत जो लोग रहते हैं। ओके। दूसरी बात, इस पर जो कंट्रोल करता था, इस भू-भाग पर जो कंट्रोल करता था, इस फिक्स टेरिटरी के ऊपर जो कंट्रोल करता था, वो गवर्नमेंट हो गई और गवर्नमेंट कहती है कि ये जो सिटीज़न है वो हमारे हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, जैसे आप उनकी प्रॉपर्टी हो, नहीं क्या? एक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में। तो उसी प्रकार से नेशन स्टेट है वो भी कहने लग गया है कि इसके अंतर्गत जो कुछ भी है वो हमारा है और इसको हम किसी को लेने नहीं देंगे। तो जो सिटीज़न है वहाँ के जो नागरिक है, उनको वो अपना मानने लगे कि ये हमारे हैं, इनके साथ में हम कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। ओके? तो यहाँ पर इस प्रकार से एक सिटीज़नशिप की अवधारणा आई। इसके अलावा इसी के अंतर्गत वो टैक्स भी लेते थे, इसी फिक्स बाउंड्री के अंतर्गत यदि आपको ठीक से काम करना है, कुछ सरकार की आपको सुविधाएँ चाहिए, तो उनसे टैक्स भी लेने लिया जाने लगा और साथ में ही यदि स्टेट यहाँ पर वॉयलेंस का प्रयोग भी कर सकता है, वॉयलेंस का उनको अथॉरिटी मिल जाता है, क्योंकि नेशन स्टेट के अंतर्गत जो गवर्नमेंट होगी वो उसके पास में पावर होगी, उसके पास में संप्रभुता की शक्ति होगी। ऐसे में यदि उनको लगे, सरकार को लगे कि ये बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा है या कोई एक एक कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, कोई कल्चरल ग्रुप हो सकता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको भी खत्म कर दिया जाता था। ओके? तो वॉयलेंस का प्रयोग भी शुरू हो गया, तो हिंसा शुरू हो गई, टैक्स उनसे लेने लिया जाने लगा, ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा और नागरिक के जो अधिकार है, वो भी फिक्स कर दिए कि ये आपके राइट्स है। जो इस फिक्स बाउंड्री के अंतर्गत रहेंगे, वो आपके फिक्स राइट्स रहेंगे। उसके अलावा ये जो नेशन स्टेट था, ये जो बाउंड्री के अंतर्गत जिनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो इंटरनेशनल लॉ को भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा कि इंटरनेशनल लॉ के रूप में ये अपना प्रतिनिधित्व देने लगे। रिप्रेजेंटेटिव की बात हम कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पर ये अपना प्रतिनिधित्व भेजते थे। तो राज्य यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया, कोई भी कानून बनेगा तो उसमें राज्य का भी पार्टिसिपेशन होगा। अगला राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति है वो इसी स्टेट के प्रति उत्तरदायी हो गया। जो भी होगा वो स्टेट के प्रति होगा। एक तरह से स्टेट के प्रति एक देशभक्ति हो गई, राजभक्ति हम कह सकते हैं, देशभक्ति नहीं राजभक्ति की हम बात कर सकते हैं कि जैसा स्टेट कहता है वो ही हमारे लिए सब कुछ है। ओके? तो इस प्रकार से एक
एक जो ये फिक्स बाउंड्री है जहाँ पर नेशन स्टेट का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर हमारे ऊपर इस प्रकार से कंट्रोल किया जाने लगा। एक राज्य हमारे ऊपर वॉयलेंस का प्रयोग किया जाने लगता, टैक्स का प्रयोग वो करने लगा, एक स्टेट हमारे ऊपर टैक्स का प्रयोग करने लगा और वो अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गया कि इस बाउंड्री के अंतर्गत जो लोग हैं वो ही हमारे हैं, यही सबसे अच्छे हैं और इन्हीं के विकास में हम काम करेंगे, इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ बनाने हैं, उसमें शामिल होना है, नहीं होना है, ये डिसाइड करने लगे और वहाँ की जो जनता है, वो भी लॉयल हो जाएगी वहाँ के सरकार के प्रति। जैसा सरकार कहती है उसके अनुसार ही वो काम करेगी। तो इस प्रकार का एक सिस्टम चलता है और यहाँ पर एंड्रयू लिंकलेटर इन सभी पॉइंट्स को मिला के एक शब्द काम में लेते हैं जिसको कहा गया सर्वाधिकारी परियोजना। तो वेस्टफीलिया संधि के द्वारा जिस राज्य का निर्माण होता है, उनके पास में क्या था? उनके पास में था सर्वाधिकारी परियोजना यानी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया? व्यक्ति पर कंट्रोल शुरू कर दिया है एक नेशन स्टेट ने, जो नेशन स्टेट बना है उसके द्वारा इस सर्वाधिकारी परियोजना के द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण शुरू कर देता है। ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया। इसके बाद में सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं। अब वो बताएँगे, प्रॉब्लम बताएँगे। हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि नेशन स्टेट क्या होता है और सर्वाधिकारी परियोजना क्या होती है। जैसे मैंने अभी कहा, ये हो गया एक नेशन स्टेट और ये हो गया पूरा विश्व। यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो नागरिक होंगे, नागरिकता, और इसमें जो लोग रहेंगे इनके लिए वो क्या रहेंगे? मानव। वो मानव रहेंगे, ह्यूमन रहेंगे उनके लिए, एक सामान्य सा व्यक्ति रहेगा और उनको कोई अधिकार नहीं होगा। यदि यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो अधिकारों की बात होगी वो केवल इस बाउंड्री में जो लोग रहेंगे, जिनके पास में सिटीज़नशिप है, उन्हीं को अधिकार मिलेंगे। यदि यहाँ से कोई परेशान होके आदमी जिनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है और वो यहाँ पर आ जाए तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसको वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो लिंकलेटर यहाँ पर करते हैं, जो सिटीज़नशिप की अवधारणा आई, जो नेशन स्टेट की जो अवधारणा आई, इसने नागरिक और मानव के बीच में एक डिफरेंस पैदा कर दिया। एक मानव क्या हो गया? सामान्यतः इस विश्व में कोई भी व्यक्ति उसका मानव कह सकते हैं और जो नागरिकता वो किसी स्टेटस मिलता है, किसी देश में रहने के लिए आपका स्टेटस सिंबल होता है। ओके, तो यदि हम अमेरिका जाएँगे और वो हमको भगा देंगे, तो हम क्या हो गए? उनके लिए एक मानव हो गए, एक ह्यूमन रह गए और वहाँ के जो लोग हैं वो सिटीज़न हो गए। तो ये जब ये सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट आता है तो मानव और नागरिकता के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जैसे हम बात करें यूरोप के अंदर के सभी देश है वो आराम से रह रहे हैं, अभी उनके पास में अच्छी खासी सुविधा है और जैसे ही मिडिल ईस्ट के कोई देश के लोग वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन बना हुआ है, पूरा हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन काफ़ी लंबे समय से वो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में बना हुआ है। तो कोई भी रेफ्यूजी यदि यहाँ पर जाता है तो उनको भगा देते हैं, वो यहाँ पर आने ही नहीं देते। तो ये क्या है? ये जो नेशन स्टेट ने जब अपनी नागरिकता की अवधारणा लेके आए हैं, तो इसके द्वारा नागरिकता और मानव के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ा दिया है। मानव और मानव के बीच का जो प्रेम है वो खत्म कर दिया है इस आधुनिक राज्य ने। इस आधुनिक राज्य ने मानव और मानव का बीच का जो प्रेम है, मोहब्बत जो पहले करते थे और होनी चाहिए, उसको समाप्त कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये जो नेशन स्टेट जब से आया है, उसने कई सारी समस्याएँ ही पैदा की है। दूसरा हम बात करें रीजनलिज़्म की, क्षेत्रीयतावाद। जैसे हम बात करें रीजनलिज्म, जैसे ये है यूरोपीय राष्ट्र, सभी ये यूरोपीय राष्ट्र रह गए और यहाँ पर जो देश है एक महाद्वीप मान लेते हैं, ये एशिया हो गया, ये हो गया अपना अफ्रीका हो गया और ये हो गया लैटिन अमेरिका। ये 3 महाद्वीप हो गए और ये यूरोप हो गया। तो यूरोप के जो देश अपने आप को एक क्षेत्र विशेष में बाँट लेते हैं, ओके? एक अपने आप को एक विशेष क्षेत्र घोषित कर देते हैं कि हम ही हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार की भावना उनके अंतर्गत आ जाती है यूरोपियों के अंतर्गत। इससे क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनलिज्म, क्षेत्रीयतावाद इसको हम कहते हैं कि ये अपने क्षेत्र को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कहते हैं कि हम हैं, वही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं। तो यहाँ के जब लोग यहाँ पर काम करने जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके लिए वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं।
अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और जब इंटरनेशनल रिलेशन बनाने की बात आती है, जब यूरोपीय राष्ट्र हमारे साथ में रिलेशन बनाते हैं, तब भी हमारे साथ में वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो जैसे-जैसे रीजनलिज़्म बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे मानव और मानव के बीच का जो प्रेम है, वो कम होता जाएगा। जैसे इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, कई सारे स्टेट के अंतर्गत रीजनलिज़्म बढ़ता है, क्षेत्रीयतावाद बढ़ती है, तो वहाँ पर नए स्टेट की डिमांड शुरू कर देते हैं, नए राज्य की वो माँग करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो जैसे-जैसे क्षेत्रीयतावाद बढ़ता है, जैसे वैसे-वैसे नए राज्य की माँग शुरू कर देते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जो साउथ इंडियन है, वो अपने आप को एक क्षेत्र विशेष में घोषित कर लें और जब उनके पास में नॉर्थ वाले जाएँगे, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करें, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उत्तर भारत वाले भी अपने आप को एक विशेष क्षेत्र घोषित कर लें और जब साउथ वाले उनके पास में आएँगे, तो आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करोगे और एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, जब नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पर आते हैं उत्तर भारत में या दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिल्ली की तरफ आते हैं जॉब के लिए, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो इन कारणों को आप समझ सकते हो। तो ये जब मॉडर्न स्टेट आया है, मॉडर्न स्टेट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। हमारी जो मेन थीम है वो ये समझना है कि कैसे इन्होंने मानव और मानव के बीच का जो प्रेम था उसको खत्म कर दिया है, कैसे खत्म कर दिया है और जो पॉलिटिक्स का जो आधार है वो नेशन स्टेट हो गया है कि हम अपने नेशन को सुरक्षित करेंगे। अरे कौन से नेशन को आप सुरक्षित कर रहे हो? कौन से नेशन को आप सुरक्षित कर रहे हो? आपकी जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, मानव की जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान आप नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में कौन से नेशन स्टेट की आप समस्या की बात करो। तो इस प्रकार से है इन एंड्रयू लिंकलेटर इस विश्व व्यवस्था को समझाने का प्रयास करते हैं कि जब से मॉडर्न स्टेट आया है, जब से नेशन स्टेट आया है, जब से सिटीज़नशिप आया है, जब से रीजनलिज़्म आया है, वैसे-वैसे हमारी जो समस्याएँ हैं, वो लगातार बढ़ती गई है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रॉब्लम बढ़ती है इस नेशन स्टेट के कारण और यहाँ पर इसी बुक में यही बताते हैं एंड्रयू लिंकलेटर कि पहले वो पूरे विश्व को समझ रहे हैं, यहाँ पर उसको रीथिंकिंग कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। और जो भी मार्क्सवादी होते हैं, जो वर्तमान व्यवस्था का एनालिसिस करते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले जैसे हमने अभी एनालिसिस कर लिया कि वर्तमान व्यवस्था कैसे है, तो उससे खुश नहीं रहते हैं और इस विश्व व्यवस्था को चेंज करने की बात इनके द्वारा की जाती है। तो कैसे चेंज करेंगे? ये जो सिस्टम है, इसको अब कैसे चेंज किया जाए? तो इसको चेंज किया जा सकता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं यदि मानव और मानव के बीच में प्रेम बढ़ाने वाली कोई राजनीति किया जाए। इस प्रकार से राष्ट्रों के बीच में एक एक डायलॉग स्थापित किया जाए, एक डिस्कोर्स हम स्थापित करते हैं। जैसे हैबरमास का जो डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट है, यदि यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर दें, डिस्कोर्स में क्या होता है कि जो व्यक्ति एक देश के अंतर्गत रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं, मिल-जुल कर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन-सा सिस्टम होना चाहिए, हमारे लिए कौन से रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, वो डिस्कोर्स के द्वारा यानी आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उसके द्वारा डिसीजन लेते हैं। तो लिंकलेटर भी हैबरमास से प्रभावित होते हैं। हैबरमास हम न्यू मार्क्सिज्म जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल से कवर करेंगे, यहाँ हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ इतना है कि जो लिंकलेटर है, वो हैबरमास से प्रभावित होते हैं और हैबरमास कहते हैं कि ये जो विश्व व्यवस्था है, इस विश्व व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, वो किसी एक स्टेट की बात करते हैं कि एक स्टेट के अंतर्गत यदि हमें कोई नियम बनाने हैं, कुछ कानून हमें बनाना है, तो जनता आपस में एक डिस्कोर्स करेगी, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाएगी जहाँ पर सभी बातचीत करेंगे और बातचीत करके किसी रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं। इसी प्रकार की बात यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में लिंक लेटर के द्वारा कही जाती है और लिंक लेटर यहाँ पर कहते हैं कि सभी देश यदि आपस में डिस्कोर्स कर सकें और यदि उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, अच्छी बनती नहीं है। आजकल परिवारों के बीच में नहीं बनती है, घर में नहीं बनती है, तो राष्ट्रों के बीच में कैसे बनेगी? तो वो आगे इसका भी आंसर दे देते हैं कि यदि राष्ट्रों के बीच में अच्छी नहीं बन रही है, उनके बीच में मोहब्बत नहीं है, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसमें हम कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशन ले सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन हम ले सकते हैं, ग्रीन पीस हो गया और कई सारे धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन है, सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल लोग हो गए, उनकी भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए और वो मिलकर आपस में बातचीत करवाएँगे राष्ट्रों के बीच में, उनके बीच में डिस्कोर्स कराएँगे और उसके बाद में एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी बना सकते हैं। इंटरनेशनल एक पॉलिटिकल कम्युनिटी उनके द्वारा बनाई जा सकती है। ऐसा ही कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया जा सकता है, जहाँ पर सभी अपनी-अपनी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे और ये जो अवधारणाएँ हम पढ़ रहे हैं कि एक 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 देश का व्यक्ति दूसरे में जाता है, तो उनके साथ में सही से व्यवहार नहीं करता है।
और जो मानव की जो बेसिक समस्याएँ हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा। जो मूलभूत समस्याएँ हैं मानव की, उनके ऊपर काम किया जाएगा। इस प्रकार से एक डिस्कोर्स हम बनाएँगे, इस प्रकार से एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे जहाँ पर सभी लोग आपस में बातचीत करेंगे, सभी देश यहाँ पर बातचीत करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसमें भूमिका निभाएगा सिविल सोसाइटी और जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स की हम बात कर सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइज़ेशन की अभी-अभी हमने बात किया, तो उन सबको हम इसमें शामिल करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से कोई ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन बना सकते हैं। ट्रांसनेशनल यानी कई सारे स्टेट मिलकर एक ऑर्गेनाइज़ेशन बना सकते हैं। जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया। ये सब आपस में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, डिस्कोर्स जिसको हम कहते हैं, यदि हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा बोलें, तो जो डिस्कोर्स उनके बीच में होगा, उससे समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, टेररिज़्म की एक प्रॉब्लम हो गई, वायलेंस की एक प्रॉब्लम हो गई या जस्टिस की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये भी मेन प्रॉब्लम है। इनका समाधान भी सब मिलकर करेंगे और इस प्रकार से एक जो ट्रांस नेशनल जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको बनाया जा सकता है उसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब एक राष्ट्र के लोग दूसरे देशों में जाएँगे, तो इससे फ्रेटर्निटी बढ़ेगा, एक बंधुत्व का निर्माण होगा, आपस में मिलेंगे-जुलेंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा और हमें फ़ोकस करना है नेशन स्टेट के ऊपर नहीं, नेशन स्टेट को जाने दीजिए, नेशन स्टेट का काम ही क्या है? नेशन स्टेट को किसने बनाया है? नेशन स्टेट को बनाया है एक मानव ने, तो मानव के ऊपर ध्यान दीजिए। मानव के ऊपर ध्यान दीजिए, नेशन स्टेट का क्या काम है? ये तो एकदम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, अमूर्त विचार होता है। तो नेशन स्टेट ये सब आपको थोड़ी दिखाई दे रहा है, तो आप किसकी समस्या का समाधान करोगे? मानव है, मानव को देखिए आप, मानव आपको दिखाई देता है, इसकी समस्याएँ आपको दिखाई दे रही है, तो उसका समाधान कीजिए, नेशन स्टेट नहीं। तो यहाँ पर न्यू मार्क्सिज़्म के अंतर्गत या क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत नेशन स्टेट को महत्व नहीं दिया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है। नेशन स्टेट को आप ये बोल सकते हो वर्तमान की जो व्यवस्था है, उसकी आलोचना की जाती है और महत्व इसमें दिया जाता है मानवता के ऊपर। मानवीय जो मूल्य हैं उसके ऊपर फ़ोकस किया जाता है। नैतिकता का विकास हो, इस विश्व के अंतर्गत मोरलिटी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल हो, ये विश्व ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल हो और मानव की जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसका समाधान किया जा सके। तो मानव के जो मूल्य हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमें नेशनल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। सुरक्षा आप क्या करोगे? आप बाउंड्री लगा रहे हो, चीन वाला इधर बाउंड्री लगा रहा है, हम उधर बाउंड्री लगा रहे हैं, पाकिस्तान के साइड में हम बाउंड्री लगा रहे हैं और भी कहीं दूसरे देशों के साथ भी बांग्लादेश देखें तो उनके साथ भी आप बाउंड्री लगा रहे हैं, तो इनसे फ़ायदा क्या है? यदि कोई आ जाएगा तो मानव ही तो आएगा ना, मानव ही आएगा, ओके? तो आएगा तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मानव आप हो, मानव हम हैं, तो आपस में मिल-जुल कर बात कर लेंगे, जो भी समस्याएँ होगी तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बात इनके द्वारा कही जाती है, काफ़ी आइडियलिस्ट हो जाते हैं एक तरह से ये। ओके, तो मानवीय मूल्यों की बात इनमें की जाती है। तो नेशनल सिक्योरिटी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मानव की जो सुरक्षा है, उसके ऊपर आपको फ़ोकस करना होगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो ये सब बातें हो गई हमारी एंड्रयू लिंकलेटर के ऊपर। एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने देख लिया अभी, डायलॉजिकल कॉस्मोपॉलिटिनिज़्म, ओके, वार्तालाप संबंधी सर्वदेशीयवाद जिसको कहा जाता है, डायलॉग वो करेंगे। डिस्कोर्स की हमने बात किया, अभी हमने डिस्कोर्स की बात किया कि राष्ट्रों के बीच में यदि लगातार वार्तालाप होगी, डिस्कोर्स होगा और डिस्कोर्स होगा, मानव की जो समस्याएँ हैं, मानव की जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो समस्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, नेशन स्टेट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, नेशनलिज़्म के ऊपर बातचीत नहीं होनी चाहिए, रीजनलिज़्म के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सिटीज़नशिप के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, ये सब कोई काम के नहीं है। मानव ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो मानव है, मानव की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का क्लास, हो गया है, इतना ही था। इसमें क्रिटिकल थ्योरी में इतना ही बताना, 2 स्कॉलर थे जिसके ऊपर हमने बात किया। तो यदि अच्छा लगे तो बताया कीजिए आप, ओके? और खराब लगे तब भी बताया कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आता तो अगली क्लास में हम उस पर बात कर लेंगे, ओके? लेकिन बताया कीजिए कि आप ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा-सा अलग है, जो सामान्यतः हम पढ़ते हैं, वो ये अलग है, ये थोड़ा-सा अलग है, ओके? तो तभी मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं पूछता आप सभी से, ओके?